नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार की खबरों के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में बाजार उतार चढ़ाव के बाद गिरावट पर बंद हुए। बीएसई के सभी इंडेक्स में बिकवाली हावी रही। निफ्टी 109 अंक और सेंसेक्स 365 अंक गिरकर बंद हुए। निफ्टी बैंक 316 अंक की गिरावट पर बंद हुआ। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही, जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद के पास। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में हमने देखा कि एक गैप डाउन के साथ ओपन हुई मार्केट्स और बड़े गैप के साथ ओपन हुई। ग्लोबली एक बड़ा मेल्टडाउन देखा हमने और उसके बाद ही हमने देखा कि आज इंडियन मार्केट्स पर भी एक वे आउट होता हुआ ये दिखा। लेकिन आपने सेकेंड हाफ ऑफ द डे और लास्ट 1 आवर में एक बाउंस बैक भी देखा। हालांकि 16,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है, बाजार उसे क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन क्लियरली जिस तरह से जिन स्टॉक्स ने के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की आप बात करें तो वो सुबह से ही आपको लार्ज कैप आईटी में यानी कि इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक ने लास्ट में रिकवरी दिखाई। इन सारे स्टॉक्स में आपको ये ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी स्टॉक्स है, इनमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। उसके अलावा एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला मारुति एक्साइड यानी ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। और साथ ही लास्ट आवर में आपको HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करते हुए स्टॉक्स दिखाई दिए। बजाज फाइनेंस रिकवर हुआ। तो ऑटो पैक, IT पैक और बैंकिंग पैक में यहाँ कुछ बाउंस बैक जरूर देखने को मिले। हालांकि 16,400 जो बड़ा एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस बाजार नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ से एंटिसिपेट करना चाहिए कि शायद एक बाउंस बैक के लिए वी आर इन फॉर इट। तो निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें तो उसमें क्लियरली आपको पहले 5 काउंटर्स की आप बात करें तो उसमें बड़े काउंटर्स पावर स्पेस से हैं, पावर ग्रिड। उसके अलावा IT पैक से आपको HCL टेक जैसे काउंटर सामने निकल कर आए। बजाज फाइनेंस आपको जिसमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ हमने पीछे के दिनों में देखा है, पोस्ट देयर नंबर्स, वो आपको वो काउंटर्स दिखाई दिए। लेकिन बाजार पर बड़ा प्रेशर जो आज क्रिएट किया, जो ड्रैगर रहा बड़ा, वो रिलायंस था। पोस्ट देयर नंबर्स अच्छे आए, लेकिन आज क्लियरली सेल ऑन न्यूज़ का ट्रिगर आपको रिलायंस पर देखने को मिला, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी एक अच्छी चाल दिखा चुका था बिफोर द नंबर्स ओनली। रिलायंस, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने बाजार पर आज नीचे की तरफ दबाव बनाया। और अगर FNO की बात करें तो वहाँ पर कुछ और काउंटर्स जिनमें क्लियरली रिजल्ट्स का ट्रिगर था। PVR ने आपको आज PVR, इंडिया मार्ट, यहाँ पर आपको बाउंस बैक दिखा। ये स्टॉक्स थे जो FNO गेनर्स भी थे। इंडस स्टार में सुबह कुछ कंसर्न से इरेगुलरिटीज़ की, लेकिन उसके बाद आपने स्टॉक में रिकवरी देखी। खुला वीक नोट पे था, लेकिन उसके बाद बाजार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाई स्टॉक ने, और लगभग 4% की तेज़ी के साथ इंडस टावर आपको दिखाई दिया। तो आज जिन स्पेसेस ने बाउंस बैक दिखाया लास्ट आवर में, उसमें कुछ सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स हैं, IT ने बाजार को सहारा दिया और क्लियरली रिलायंस ने बाजार को आज ड्रैग किया। और 16,400 एक बड़ा अहम सपोर्ट था जिसे आज फिलहाल बाजार क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अपने गैप डाउन के पॉइंट्स को रिकवर बाजार ने जरूर किया लास्ट आवर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं रिलायंस की। पिछले 6 दिन से लगातार RIL के स्टॉक पर दबाव दिख रहा है। स्टॉक करीब 10% तक गिर चुका है। RIL के स्टॉक में इस गिरावट की वजह क्या है और क्या ये निवेशकों के लिए चिंता की वजह होनी चाहिए? पूरे एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, क्यों दिख रही है गिरावट? रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में ये फॉल समझने के लिए पहले तो आपको उसका शेयर प्राइस मूवमेंट देखना पड़ेगा। अब ये 6 दिन का जो फॉल है अगर आप उसको निकाल देते हैं और देखते हैं तो ईयर टू डेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस करीब 18% से गेन कर चुके थे। और उस टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो परफॉर्मेंस था वो इनफैक्ट 1% का डिक्लाइन था। और अगर आप ये 6 दिन के परफॉर्मेंस को इंक्लूड भी कर लेते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ईयर टू डेट फिर भी 7% के गेंस के साथ खड़े हैं। और निफ्टी का जो है, जो कि इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है, वो करीब 7.5% से डिक्लाइन कर चुका है। तो क्लियरली आउट परफॉर्मेंस था रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में, और इसी कारण हमें ये वीकनेस दिखाई। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये भी होता है कि स्ट्रीट ने लार्जली फैक्टर इन कर लिया था Q4 के रिजल्ट्स पहले ही, और इसलिए हमें ये थोड़ा बहुत वीकनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में दिखा। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ऑपरेशनली इन लाइन ही था एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, और एनालिस्ट ने भी अपना जो रेटिंग और टारगेट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है उसको बरकरार रखा है। कोई भी चेंजेस उसमें हमें देखने को नहीं मिली है। फिर भी कुछ चीज़ें जो इन्वेस्टर्स को शायद स्पूक कर गई होगी। पहले तो
पहले ये कंपनी एक नेट कैश थी काफ़ी टाइम के लिए और वापस से नेट डेट हो गई। हालांकि जो नेट डेट का अमाउंट है वो बहुत ही छोटा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साइज़ के हिसाब से। अगर आप देखते तो सिर्फ 35,000 करोड़ रुपीज़ का नेट डेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बुक में। दूसरी चीज़ जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा कंसर्निंग लगी होगी वो ये है कि थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए अगर हम देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो यूज़र बेस है रिलायंस जियो का वो डिक्लाइन किया है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 60 to 70 लाख से डिक्लाइन होगा ये यूज़र बेस, बट वो 1.1 करोड़ से डिक्लाइन हुआ है। हालांकि ये भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं जियो का तो एनालिस्ट एस्टिमेट से ऊपर ही था। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ब्रोकरेजेस को काफ़ी बुलिश रखती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। पहले तो अगर आप देखते हैं तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो $20 पर बैरल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और क्रेडिट स्विस का ऐसा मानना है कि अगर ये हाई रिफाइनिंग मार्जिन कंटिन्यू करते हैं कुछ और महीने के लिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो फ्री कैश फ्लो है वो $1 to 1.5 बिलियन से बढ़ सकता है एवरी क्वार्टर। उसके अलावा जो टैरिफ हाइक कंपनी ने दिसंबर में लिया है उसके फुल बेनिफिट्स अभी तक नहीं कंपनी के बुक्स में आए हैं और अराउंड 35 to 40% जो बेनिफिट्स है वो आगे के क्वार्टर्स में मिल सकते हैं। उसके साथ रिटेल बिजनेस भी बूस्ट कर सकता है, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन और पोर्टफोलियो एक्सपेंशन काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है रिलायंस रिटेल के लिए। और आखिर में अगर गैस एक्सप्लोरेशन आप देखते हैं तो गैस प्राइसेस 1 अप्रैल से हाइक कर दिया गया है, जिसके वजह से गैस एक्सप्लोरेशन का जो बिजनेस होगा उसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। चलिए बात कर लेते हैं डॉलर की। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में एक रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। रुपए एक हफ्ते में 1% तक गिरकर $1 के मुकाबले 77 रुपए से ज़्यादा लुढ़क चुका है। रुपए की इस गिरावट का बाजार और इकोनॉमी पर क्या असर होगा, बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही है। पूजा, एक तो कि इतना जो गिरावट आई है वो क्यों आई है और उसका हमारे जीवन से सबसे पहले कितना फ़र्क पड़ेगा? जी, रुपए में हम देख रहे हैं भारी कमजोरी देखने को मिल रही है और डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 77 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया रुपए ने, तो भारी कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर पिछले एक हफ्ते का भी ट्रेंड देखेंगे तो रुपए में पिछले एक हफ्ते में 1% से ज़्यादा की गिरावट डॉलर के मुकाबले देखने को मिल चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं। पहला तो ये कि विदेशी निवेशकों की तरफ से जो लगातार बिकवाली का ट्रेंड हम देख रहे हैं और उसकी वजह से कमजोरी देखने को मिल रही है। FIIs की बात करें तो भारत में लगातार ये 7वां महीना था जब नेट सेलर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा महंगाई से जुड़ी जो चिंता है वो भी ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इस वक्त हावी है और उसका भी असर ग्लोबली करेंसीज पर सभी करेंसीज पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्रूड की कीमतों में भी एक लगातार तेजी देखने को मिल रही है, उसका भी असर यहाँ पर रुपए में है। और रूस और यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंचने से भी जो ग्लोबल दुनिया भर की जो करेंसी है वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपए में कमजोरी जो है वो बढ़ती जा रही है डॉलर के मुकाबले। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा भारत में वो भी काफी सारे सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पॉजिटिव असर होगा, कहीं कहीं नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। रुपए में गिरावट में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव असर दिखेगा वो रहेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर पर, जैसे कि HPCL और BPCL जैसी कंपनियों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के इम्पोर्ट से उनके जो बुक्स है वहाँ पर असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर की फॉरेन करेंसी कर्ज काफ़ी ज़्यादा है उनके बुक्स पर, वहाँ पर भी असर देखने को मिल सकता है, जैसे कि अदानी पोर्ट, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, REC, IOC, HDFC लिमिटेड। ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके बुक्स पर फॉरेन करेंसी डेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट आउटफ्लो भी जो होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो रुपए में कमजोरी का असर इन तमाम कंपनियों पर देखने को मिलेगा। अब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो US में एक्सपोजर वाली कंपनियां, जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा होते हुए नजर आएगा। पहले तो IT सेक्टर जो कि एक बड़ा यहाँ पर प्लेयर है US मार्केट में, मिड कैप कंपनियों की अगर की आय में बात करें तो करीब 80 से 85% जो योगदान आता है वो US से आता है। और इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसी बड़ी कंपनियों की आय में भी US का करीब 50 से 60% का योगदान है। इसके अलावा फार्मा कंपनियां भी यहाँ पर उनके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि भारतीय कंपनियों के लिए भी US काफ़ी अहम मार्केट है। जैसे कि सन फार्मा जैसी कंपनियों के बारे में बात करें तो करीब 30 से 35% कॉन्ट्रीब्यूशन उनका US से आता है। एलेम्बिक फार्मा का काफ़ी मजबूत मार्केट शेयर है। ऐसे ही तमाम जितने भी फार्मा प्लेयर्स हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है US, तो इनको भी काफ़ी फायदा होने की बात की जा रही है। इसके अलावा कुछ जो
एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इन्हें भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो दूसरे नंबर पे है। तो भारतीय टेक्सटाइल कंपनी जो हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की बात की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है जिन पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ेगा। जिस तरह से रुपये में हम देख रहे हैं कि जो गिरावट है, डेप्रिसिएशन है डॉलर के मुकाबले, वो बढ़ती जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं जोमेटो और ब्लिंकिट के मर्जर की। जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर अपने आखिरी दौर में है और जोमेटो इस डील का ऐलान बोर्ड की अगली बैठक में कर सकता है। ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नयनतारा राय। ये एक हम आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ खबर ला रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश में। हमें अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर कभी भी हो सकता है। अनाउंसमेंट नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जोमेटो के साथ हो सकती है, वो मई के एंड में ही होगा। ब्लिंकिट का नाम पहले तो ऑफ कोर्स ग्रोफर्स था, अब उसको ब्लिंकिट बुलाया जाता है। यह कंपनी जो बोलती है आपको दूध, चीनी, सब्जियां, फल, ग्रोसरीज, आइसक्रीम आपको 10 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। ये है कंपनी का नाम ब्लिंकिट, तभी उसका नाम ब्लिंकिट है। हमें बताया जा रहा है कि ये जो मर्जर है ये एक ऑल स्टॉक डील होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लिंकिट के शेयर्स हैं के शेयर होल्डर्स हैं, जैसे टाइगर ग्लोबल, जैसे सॉफ्ट बैंक, उनको जोमेटो के शेयर्स मिलेंगे। और इसी कारण हमको ये भी बताया जा रहा है कि शेयर होल्डर्स मान चुके कि अगर वैल्यूएशन राइट होगी वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देंगे। तो मतलब पहले बोर्ड मीटिंग होगी, जिसके बाद अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद ईजीएम को भी बुलाया जाएगा शेयर होल्डर्स का। ये जो डील है ये शायद कंपटीशन वॉचडॉग सीसीआई के पास नहीं जाने पड़ेगी। पहले भी अगर आप जोमेटो की कमेंट्री देखें, वो बिलीव करते हैं कि जो फ्यूचर है ई कॉमर्स का वो होगा इंस्टेंट डिलीवरी, मतलब सब कुछ आपके दरवाजे में पहुंचना चाहिए 10 मिनट और उससे कम पे। और यही है वो बेट जो वो ब्लिंकिट के साथ कर रहे हैं। आईपीओ से पहले जोमेटो ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे ब्लिंकिट में। उसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट को डेट भी दिया है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट से। और अब बातचीत हो रही है, जो हमने आपको पहले भी बताया था एक मर्जर के बारे में, अब वो फाइनल लैप में है। चलिए बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC और LIC का IPO में आज पैसा लगाने का आखिरी दिन है। इशू अब तक करीब 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा दुगना, कर्मचारियों का 4.25 गुना और पॉलिसी होल्डर्स के लिए आरक्षित हिस्सा करीब 6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आज इस इशू का आखिरी दिन है। सरकार को LIC के IPO से 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। सरकार LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेच रही है। IPO के लिए प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। चलिए LIC का IPO भले ही आज बंद हो गया हो, लेकिन इस हफ्ते के 3 और बड़ी कंपनियों के IPO आने वाले हैं। कौन से इशू आने वाले हैं हमारे साथ बताने के लिए मौजूद है शरद। इस हफ्ते 3 IPO के इशू खुलने वाले हैं और ओवरऑल मार्केट से जो लगभग 6,000 करोड़ जो है रेज किया जाएगा। सबसे पहले है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, जिनके IPO डेट कल से खुलने वाली है मई 12 तक। ये कंपनी जो है रिटेल वेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसकी फेस वैल्यू लगभग ₹5 प्रति शेयर है। IPO प्राइस 595 to 630 पर शेयर है और जो इशू साइज़ है वो लगभग आप कह सकते हैं 86 लाख शेयर्स का और लगभग 540 करोड़ का IPO साइज़ है। दूसरा IPO है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, जहाँ पे कंपनी जो है एक्सपोर्टर है आपकी स्टेनलेस ट्यूब्स और पाइप्स को लेके। यहाँ पे IPO जो है 11 मई को खुलेगी और ख़त्म होगी 13 मई को। फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है और IPO प्राइस बैंड जो है 310 रुपये से लेकर 326 रुपये के बीच में है और ओवरऑल इशू साइज़ लगभग 51 लाख शेयर्स का है और 165 करोड़ के है जुटाएगी कंपनी। और आखिरी स्टॉक रहेगा आपका डिलीवरी। ये जो है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइडर है। इनकी IPO डेट भी जो है मई 11 को खुलने वाली है। 11 वो 13 मई तक चलेगी। फेस वैल्यू हालांकि ₹1 प्रति शेयर है और IPO प्राइस का जो बैंड है 462 से लेके 487 रुपीज़ पर शेयर पे है। इशू साइज़ बड़ा है 5,325 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 4,000 करोड़ के और जो रिमेनिंग 1,235 करोड़ है वो आपके OFS से है। चलिए बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। कमोडिटी मार्केट्स में क्या चल रहा है, पूरी अपडेट लेकर विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए। विश्वमोहन बताएं। ये बुलियन और एनर्जी में सबसे ज़्यादा एक्शन है और बुलियन में आज गिरावट ज़्यादा दिख रही है और शुरुआती जो गिरावट थी वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर है। ट्रेजरी यील्ड बढ़ रहे हैं। ट्रेजरी यील्ड अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पर अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और जहाँ पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिल
रहा है, तो इस वजह से गोल्ड से लोग शिफ्ट होकर ट्रेजरी यील्ड की तरफ, बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को नुकसान हो रहा है। लेकिन कच्चे तेल में भी जो शुरुआती तेजी थी वो अब खत्म होती दिख रही है। वापस से ब्रेंट फिसलकर $110 के आसपास आ गया है। अभी फिलहाल करीब 2% तक की गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। वजह यह है कि अब जितने भी बड़े उत्पादक देश हैं उनको लगने लगा है कि मौजूदा स्तरों पर डिमांड टिक नहीं पाएगी, क्योंकि एक्सटेंडेड लॉकडाउन एक तरफ से चीन में लगी हुई है। ग्लोबल ग्रोथ को चिंता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक हैं वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं या बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में ग्लोबल ग्रोथ कम रहेंगी और उसका पूरा असर डिमांड पर पड़ेगा। और एक और संकेत अब ये मिल रहे हैं कि सऊदी अरब ने जून के लिए अपने जितने भी उनके कस्टमर्स, बड़े कस्टमर्स हैं या एशिया और यूरोप में, इनको अब डिस्काउंट पर वो क्रूड बेचेंगे। तो उनको भी लग रहा है कि मौजूदा स्तर पर उनकी बाइंग कम हो सकती है, इस वजह से वो डिस्काउंट देने का उन्होंने फैसला किया। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो क्रूड पर आज दबाव बना रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं खबर की जो आज काफ़ी वायरल हो रही है। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने का मामला अब सरकार तक पहुंच गया है। विमानन मंत्रालय यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री ने इसकी जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। दूसरी ओर अपनी गलती मानने की बजाय इंडिगो इसे सही ठहराता दिख रहा है। इंडिगो ने अपने कर्मचारियों का बचाव किया है। ज़्यादा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, मामला क्या है और यहाँ पर क्या अपडेट है डीजीसीए से? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं, जिसमें इंडिगो एयरलाइन के सीईओ रणजोय दत्ता ने साफ तौर पे कहा है कि 7 मई को जो घटना रांची एयरपोर्ट पे हुई, जिसमें एक दिव्यांग हवाई यात्री को फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया गया, तो ये पूरी घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन एयरलाइन का जो एक्शन था उसका कहीं ना कहीं बचाव करते हुए कहा, जो सीईओ ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये उस वक्त की जो परिस्थिति थी उन तमाम पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ये पाया गया है कि उस वक्त जो स्टाफ ने फैसला लिया वो सही था। तो बचाव इंडिगो एयरलाइन ने अपने स्टाफ का किया है, अपने एक्शन का यहाँ पर बचाव करते हुए दिखी है। लेकिन एक जेस्चर के तहत यहाँ पर एक और पेशकश की है। जो दिव्यांग फ्रेंडली पैसेंजर थे उनको ये बात कहा है कि वो चाहें तो उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर इंडिगो एयरलाइंस देना चाहेगी। वो खरीद करके एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उस स्पेशली एबल्ड टीनेजर को देना चाहेंगे। और पूरे वाक्य को अगर देखें तो ये 7 मई की घटना है, जब रांची एयरपोर्ट पे एक स्पेशली एबल्ड पैसेंजर को, एक दिव्यांग पैसेंजर को वहां पर एयरपोर्ट पे इंडिगो एयरलाइन के स्टाफ ने फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया। और उस वक्त जो तर्क दिया गया कि जो पैसेंजर है वो पैनिक सिचुएशन में है, वो घबराया हुआ है और उसको फिलहाल फ्लाइट में चढ़ने के लिए वो फिट नहीं है, वो अनफिट है, इसलिए उसको फ्लाइट नहीं करने दिया जाएगा। बाद में इंडिगो एयरलाइन ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये बात साफ तौर पे कही कि अगली सुबह यानी कि रविवार सुबह हैदराबाद जो उनको जाना था उसके लिए वैकल्पिक प्रबंध किया गया और उनको हैदराबाद भेजा गया। लेकिन इस पूरे मसले पर तूल तब पकड़ में आया जब एक चश्मदीद ने पूरी घटना सोशल मीडिया पे पोस्ट करी और 2-3 वीडियो भी इसके वायरल हुए। और उसके बाद खुद एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट करके इस पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा कि इसकी न केवल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी पूरे वाकये की, बल्कि वो खुद इसको देखेंगे कि किस तरीके से जांच हो रही है। और उसके बाद में एविएशन रेगुलेटर ने इस मामले में जांच आगे बढ़ा भी दी है। एयरलाइन से उनका पक्ष भी जाना है और एयरलाइन ने फिलहाल जो एक अपडेटेड स्टेटमेंट जारी किया उसमें यह कहा है कि मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस वक्त स्टाफ ने जो किया यानी कि पैसेंजर को फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया गया, वो उस वक्त के लिए एक जरूरी एक्शन था और एक जेस्चर के तहत यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उस स्पेशली एबल्ड पैसेंजर को देने की पेशकश एयरलाइन की तरफ से की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और हमें लगातार अपडेट देते रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। वित्त मंत्रालय ने चीन और यूएई से इंपोर्ट होने वाले ओपल ग्लासवेयर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आगे भी जारी रखने की बात कही है। ओपल ग्लासवेयर टेबल, किचन प्रोडक्ट्स और डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला क्यों लिया है और ये क्यों लेने जा रहा है, इसका क्या असर होगा, पूरी अपडेट के साथ जो मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ओपल ग्लासवेयर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो घरेलू कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सरकार ओपल ग्लासवेयर के इंपोर्ट जो कि चीन और यूएई के जरिए हो रहे हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज की जो मियाद है उसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा सकती है।
जी हाँ, इससे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कि ओपल ग्लासवेयर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसका इस्तेमाल टेबल बनाने में, साथ ही साथ किचनवेयर के प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल होता है, जो डेकोरेशन के आइटम्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको राहत के लिए ये फैसला लिया जा सकता है और उनको इसका काफ़ी फायदा होगा। दरअसल DGTR जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधीन काम करने वाली संस्था है, उसने डोमेस्टिक कंपनीज के संपर्क करने के बाद इस बात की जांच शुरू की और ये पाया कि इस वक्त अगर ड्यूटीज की जो म्याद है एंटी डंपिंग ड्यूटी की उसको हटाई जाती है तो इसका काफी नुकसान डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 2017 में जांच के बाद सरकार ने ओपल ग्लासवेयर के इंपोर्ट पर जो कि चीन और UAE से हो रहे हैं उस पर 5 सालों के लिए ड्यूटीज लगाई थी, जिसकी म्याद 8 अगस्त 2022 को खत्म हो रही है। लेकिन अब DGTR ने यह सिफारिश की है कि इसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया जाए, मतलब इसको 8 अगस्त 2022 से अगले 5 सालों के लिए यानी कि 2027 तक इसको बढ़ाने की सिफारिश की है। तो जाहिर तौर पे इसका फायदा जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को होने जा रहा है और अब आखिरी फैसला जो है इस पर वित्त मंत्रालय को लेना है और जिस तरह की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं और जिसका हवाला DGTR ने दिया है, इस बात की पूरी संभावना दिख रही है कि वित्त मंत्रालय इसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ET अवार्ड्स में HUL के MD और CEO संजीव मेहता ने कहा है कि डिमांड के कारण महंगाई नहीं बढ़ी है बल्कि जियोपॉलिटिकल संकट से महंगाई को हवा मिली है। You know, inflation is a reality. It is not a homegrown inflation. You know, it is something which is happening across the world. And different companies and different categories, different sectors would grow up in their own way. But if I have to talk about Hindustan Unilever, we are very clear that we first focus on driving productivity and efficiency. We look at optimizing all lines of P&L, and for us, price hike is the last resort, is not the first resort. Right. Sir, but with the sort of percentage hike we've seen in the cost, do you think a mix of everything will be required? Absolutely. Absolutely. It would be a mix of many things. You would have to optimize your different expenses, and you know, because we must also remember that India is a developing nation. We have large parts of the population who have very limited wallet, and in our kind of business there are also many price point packs. So we have to be very circumspect when it comes to price increase. Can you talk about the consumer behavior study? I mean, till now we've seen normal inflation. Now it's first time we are seeing, you know, when companies are talking about double-digit price hikes, sometimes even more, down trading. What do you expect? Yeah, there is no one behavior, and we must always understand that India is many Indias. There are two things which stand out right now. It's people who are at the bottom of the pyramid, they are titrating the volumes, and they're reducing the consumption from a volume perspective. And people who have more disposable income, they are going in for more value packs, a larger pack where you get more value for money, and that's what they are going towards. So there are different behaviors and different categories, and of course, when you have limited sum of money, the discretionary categories, they do get impacted more than essentials.
Just a last word, sir. Earlier, HUL was always known for its reach, for its ads. So ads obviously stay, launches obviously stay. But do you think with e-commerce growth, the reaches become faster? The target audience where you plan to reach comes in much faster? Again, we must understand that despite the growth of e-commerce, and e-commerce will keep growing because of sheer convenience and assortment, in India, general trade still remains the dominant channel. Yeah, and while there are different ways and means of reaching the consumers now, for us, we are very clear that our share of voice will remain ahead of share of market.